हेलो एवरीवन। तो आगे बात करते हैं नेक्स्ट लेक्चर की। तो लास्ट क्लास तक देखो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की बात की थी, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बात की थी। उस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक सिंपल पेंडुलम को रखते हैं तो उसके टाइम पीरियड पे क्या क्या इफेक्ट आता है उसकी बात भी हमने उसमें की थी। तो लास्ट देखो हमने 2 क्वेश्चन पे छोड़ा था। उन क्वेश्चन के डिस्कशन के बाद फिर आगे बढ़ते हैं। आज जो हम करने वाले हैं मेनली इस पार्ट ऑफ वीडियो में, वो जो है हमने करना है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। बड़ा आसान सा टॉपिक है ना। उससे रिलेटेड भी कुछ न्यूमेरिकल्स करने। तो देखो पहले तो उन क्वेश्चंस की बात करें जो क्वेश्चंस हमने लास्ट में छोड़े थे लेक्चर में। तो पहला क्वेश्चन तो था कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड हमने लगा रखी है वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में, एक सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड निकालना है। तो देखो टाइम पीरियड निकालने के हमने 2 मेथड सीखे थे। देखो +1 में डेरिवेशन पूरी डिटेल वाली तो जो है वो वहीं से लिख सकते हो, है ना। मैं यहाँ पे सिर्फ मैथमेटिकल पार्ट बता रहा हूँ। ये बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है एक, ठीक है ना। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में ग्रेविटी फ्री स्पेस है। ग्रेविटी फ्री स्पेस का मतलब mg को नहीं कंसीडर करना, ठीक है। तो फिर बताओ फिर क्या है। तो फिर देखना यहाँ पे देखो नीचे क्या लगोगे, नीचे क्या लगाओगे। देखो ये नीचे देखो ये लगा दिया हमने mg, है ना। mg तो लगना नहीं है, क्या लगाना है बताओ। इसमें QE लगाना है ना। QE लगाना है। इस पे क्या दे रखा है, बॉब पे देखो चार्ज है, तो बॉब पे देखो चार्ज दे रखा है। तो चार्ज दे रखा है, देखो चार्ज के लिए हमने क्या लगा दिया, नीचे 4 लगा दिया QE। इस पे चार्ज क्यों दे रखा है। चलो भाई बहुत बढ़िया। तो फिर क्या करोगे बताओ, इस QE को रिजॉल्व करोगे, है ना। इस QE को रिजॉल्व करोगे, 2 इसके कंपोनेंट करोगे, एक इधर और एक कंपोनेंट किधर करोगे, इस डायरेक्शन में करोगे। तो एक कंपोनेंट तो देखो इस लाइन के अलोंग आएगा। तो इस लाइन के अलोंग जो कंपोनेंट आएगा वो तो देखो बिल्कुल इस लाइन में बना दिया हमने, जैसे mg sin थीटा लेते थे वैसे QE के रिजॉल्व जो है QE के कंपोनेंट हमें करने। तो ये थीटा, तो ये भी एंगल क्या हो गया, थीटा हो गया। तो देखो ये कितना हुआ, फिर इधर कंपोनेंट क्या आया, QE cos थीटा, और ये कंपोनेंट बोलो क्या आएगा, ये कंपोनेंट आएगा QE sin थीटा। ये कंपोनेंट कितना आ जाएगा, QE sin थीटा आ जाएगा। तो अब बताओ अब हमने क्या करना है, ये बॉब है उसका मास हमें क्या दे रखा है, उस बॉब का मास हमें क्या दे रखा है, स्मॉल m दे रखा है। तो बस ठीक है, दोनों ही तरीके हैं। फोर्स मेथड भी तरीका है, टॉर्क मेथड भी तरीका है। फोर्स मेथड टॉर्क मेथड क्या होते हैं, ये तुम SHM में सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड जहां डिराइव किया है वहां से चेक कर सकते हो। तो चलो ठीक है ना। मैं टॉर्क मेथड से यहाँ पे कर रहा हूँ, टॉर्क मेथड से कर रहा हूँ, किसी भी मेथड से तुम कर सकते हो, है ना। बोर्ड में जो क्वेश्चन आया था लास्ट टू लास्ट में, तुमको ऐसे स्पेसिफाई नहीं कर रखा था कि किस मेथड से करना है, तो किसी भी मेथड से कर सकते हो। तो क्या करते हैं ना, उसमें टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा की इक्वेशन लगाते हैं। टॉर्क है ना, क्या करते हैं हमेशा मीन पोजीशन से पहले थोड़ा डिस्प्लेस करते हैं, है ना। मीन पोजीशन से पहले थोड़ा डिस्प्लेस करते हैं और फिर वहां पे इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, और वहां फ्री बॉडी डायग्राम में नेट टॉर्क लिखो, इसको आई अल्फा के इक्वल कर दो। तो टॉर्क बताओ, इधर थीटा डिस्प्लेस इधर किया है और टॉर्क इधर लग रहा है, मतलब थीटा के ऑपोजिट लग रहा है टॉर्क। तो क्या कर देंगे, देखो टॉर्क होता है क्या, आर परपेंडिकुलर इनटू एफ होता है, और आई इनटू अल्फा। आई का मतलब क्या हो जाएगा बताओ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस पॉइंट के अबाउट, इस पॉइंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, सिंपल पेंडुलम की लेंथ मान लो एल दे रखी, तो कितना हो जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml स्क्वायर हो जाएगा इनटू अल्फा हो जाएगा। तो अब बताओ आर परपेंडिकुलर का मतलब क्या l, और f का मतलब कितना हुआ QE sin थीटा इक्वल टू ml स्क्वायर इनटू अल्फा, ml स्क्वायर इनटू अल्फा। हमें क्या निकालना है, ये देखो अभी अल्फा निकाल लेते हैं। फॉर स्मॉल थीटा क्या लिखेंगे बोलो, फॉर स्मॉल थीटा। तो स्मॉल थीटा के लिए देखो क्या कर दिया हमने, स्मॉल थीटा के लिए साइन थीटा को क्या लिख सकते हो, स्मॉल थीटा के लिए साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली थीटा। तो है ना, अब इसमें माइनस और लगा दिया हमने। माइनस क्यों, क्योंकि ये टॉर्क है, रीस्टोरिंग टॉर्क है। थीटा तुमने इधर किया पर टॉर्क ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, तो ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है तो हमने क्या लगा दिया, इसमें माइनस लगा दिया ऑपोजिट। जैसे स्प्रिंग में क्या होता है, F इक्वल टू माइनस के एक्स, वो माइनस क्या बताता है, डिस्प्लेस तुम जिधर भी करोगे उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। ठीक उसी तरीके से थीटा अगर इधर है तो टॉर्क इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, उसके लिए हमने माइनस लगाया। तो फॉर स्मॉल थीटा साइन थीटा को क्या लिख दो, थीटा लिख दो। तो बताओ ml स्क्वायर इनटू अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस क्यू ई एल इंटू थीटा। तो अल्फा कितना आया, वो तो अल्फा आ गया माइनस QE बाय ml इंटू थीटा आ गया। अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस QE बाय ml इंटू थीटा आ गई। ठीक है, इसको किससे कंपेयर करो, ऑन कंपेयरिंग विथ
अल्फा इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा। किससे कंपेयर कर ले? अल्फा इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा से। तो ओमेगा ओमेगा क्या एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई बोलो? ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू आ गया क्यू ई बाई एम एल। तो बताओ ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई? रूट क्यू ई बाय एम एल। ओमेगा की वैल्यू कितनी आ गई? रूट क्यू ई बाय एम एल। तो टाइम पीरियड कितना हो गया? टाइम पीरियड हो गया देखो टी इक्वल टू हो गया 2 पाई बाय ओमेगा। तो टी इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा। ओमेगा का मतलब क्या हो गया बताओ, है ना? इसको पुट कर दो नीचे, तो कितना आ जाएगा बताओ? ये आ जाएगा 2 पाई रूट एम एल बाय क्यू ई, और टी इक्वल टू 2 पाई रूट एल अपॉन क्यू ई बाय एम। 2 पाई रूट एल अपॉन क्यू ई बाय एम, ये आ गया। बोलो फिर तो बिल्कुल वैसा ही हो गया, है ना? एम जी था तब यहाँ क्या आया था? एम जी जब था यहाँ क्या आया था? उस टाइम पे यहाँ पे जी आया था। पर इस बार इलेक्ट्रिक फील्ड से एक्सेलरेशन क्या प्रोड्यूस होता है? क्यू ई बाई एम। तो यहाँ पे जी की जगह क्या आ गया है? क्यू ई बाई एम। तो ये आंसर हो गया, ठीक है ना? तो इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या था देखो, एक क्वेश्चन और लिया था हमने, है ना, कि अगर पॉइंट ऑफ सस्पेंशन पे हमने अगर एक चार्ज रख दिया तो उस वाले केस में जो है टाइम पीरियड पे क्या इफेक्ट होगा। चलो देख लेते हैं, इसको नोट कर सकते हो पहले, है ना? फिर सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट को देखो, है ना? सेकंड पार्ट आंसर मैं बता दूं तुम्हें, आंसर आएगा इसका रिमेन सेम, है ना? टाइम पीरियड पे कोई फर्क नहीं आएगा, है ना? टाइम पीरियड का आंसर में क्या आएगा? टाइम पीरियड विल रिमेन सेम। देखो कैसे, इसमें कोई अलग से इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाई है ना? ये क्यू, और यहाँ पे भी क्या रख दिया है? क्यू चार्ज रख दिया। तो इस वाले केस में कोई ऐसा नहीं है कि कोई अलग से इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी हो, ऐसा नहीं कि कोई हमने कोई डाउनवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रखी है या कोई अपवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रखी है, ऐसा कुछ इसमें नहीं किया है ना? कोई तरह की इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें अप्लाई हमने नहीं की है। तो फिर किससे आएगा फोर्स? फोर्स वगैरह किससे आ रहे हैं? देखो फोर्स वगैरह किससे आएंगे? फोर्स जो आएगा वो किससे आएगा? ये जो क्यू चार्ज है इससे क्या होगा? एक फोर्स प्रोड्यूस होगा। बिल्कुल ठीक बात है। पर बताओ देखो इसमें नीचे क्या लग रहा है? एम जी लग रहा है, एम जी लग रहा है, एम जी लग रहा है, ठीक है। और बताओ अभी देखो हमने क्वेश्चन भी किया, उसमें एम जी साइन थीटा क्या प्रोवाइड करता है? रिस्टोरिंग टॉर्क। तो बताओ इसमें इधर क्या आएगा? एम जी साइन थीटा। और क्या आएगा बोलो इस डायरेक्शन में? एम जी कॉस थीटा। और क्या आएगा बताओ? एक और फोर्स भी आएगा क्या कोई? बिल्कुल आएगा सर, है ना? ये क्यू और ये क्यू, ये क्या करेगा? इसको रिपेल करेगा। तो इधर क्या आ जाएगा? इधर ये एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक भी आ जाएगा। कौन सा फोर्स आ जाएगा बोलो? एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक भी आ जाएगा। तो एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इस डायरेक्शन में आ गया। तो अब मुझे तुम ये बता दो, क्या ये एफ ई कोई टॉर्क चेंज कर सकता है क्या इस पे? ये एफ ई और एम जी कॉस थीटा तो कोई टॉर्क नहीं लगा रहे, क्योंकि एफ ई और एम जी कॉस थीटा तो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से ही पास कर रहे हैं। इसके अबाउट टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा हम लगा रहे हैं। तो ये दोनों फोर्स तो इस पॉइंट से ही पास कर रहे हैं। इसका मतलब इस नए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से कोई नया टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होगा। टॉर्क तो केवल अभी भी किसका है? एम जी साइन थीटा का ही है। तो बताओ पूरा जो टाइम पीरियड डिराइव करोगे उसमें कोई फर्क आएगा क्या? नहीं आएगा। बस यही तो फर्क आया पिछले क्वेश्चन में, इसमें हमने क्यू वी साइन थीटा लिया, इसमें एम जी साइन थीटा लिया है। तो बताओ फिर एम जी साइन थीटा का इफेक्ट आना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का तो कोई इफेक्ट ही नहीं आना। इसका मतलब जब डेरिवेशन में जाओगे पूरी, तो वहां टाइम पीरियड क्या रहेगा? 2 पाई रूट एल बाई जी रहेगा। इसका मतलब आंसर क्या हो गया? रिमेन सेम या फिर नो चेंज, नो चेंज इन टाइम पीरियड, ठीक है ना? तो ये आंसर यहाँ पर आने वाला है। तो क्लियर हो गई बात। तो इसका मतलब क्या हुआ? टाइम पीरियड चेंज कब हो सकता है? जब एम जी साइन थीटा की डायरेक्शन में कोई चेंज हो, उसी केस में टाइम पीरियड चेंज हो सकता है, अदरवाइज टाइम पीरियड चेंज नहीं होगा। तो ये देखो, ये दोनों क्वेश्चन की हमने बात कर ली। फिर देखो आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज की वजह से देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की अब बात करनी है। तो अब देखो ये फिर से ग्रेविटेशन स्टाइल की बात फिर से शुरू हो गई है। पहले वहाँ पे हमने क्या डिफाइन किया था कि ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होता है, और फिर उसके बाद क्या डिफाइन किया था कि, है ना, उसके बाद कैलकुलेशंस की थी कि पॉइंट मास से क्या ग्रेविटेशनल फील्ड होती है, रिंग से क्या ग्रेविटेशनल फील्ड होती है, स्फेयर से क्या ग्रेविटेशनल फील्ड होती है। वो वाले पार्ट की शुरुआत अब हम यहाँ से कर रहे हैं।
ठीक है ना। तो सेम उसी तरह का पैटर्न चलने वाला है, फॉर्मूले भी बिल्कुल सेम टू सेम टाइप के आने वाले हैं। जी का काम के करने वाला है, एम का काम क्यू करने वाला है, ठीक है ना। तो बिल्कुल वैसा ही यहाँ भी अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन से अब हमने आगे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। पॉइंट चार्ज से कितनी, रिंग से कितनी, है ना। फिर आगे बढ़ेंगे, गॉस लॉ पढ़ेंगे, उस गॉस लॉ की हेल्प से कई सारे और इलेक्ट्रिक फील्ड भी डिराइव करेंगे। तो ये सारी बात हमने करनी है। चैप्टर बड़े जरूर हैं, पहले 3 चैप्टर थोड़े बड़े चैप्टर हैं, अपना पेशेंस बना के रखना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर भी हैं, लंबे चैप्टर हैं, पर आसान भी हैं, बड़े स्कोरिंग चैप्टर हैं, ठीक है ना। और काफ़ी वेटेज इनका नीट, जेईई और जो है बोर्ड में रहता है। तो बड़े आराम से करते जाएंगे स्टेप बाय स्टेप, बड़ा अच्छे समझ में आएगा, बड़ा आसान टॉपिक भी है, बड़े है ना जो कंसेप्ट बेस्ड ज़्यादा चीज़ें हैं, एप्लीकेशन ज़्यादा है, क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स का पार्ट थोड़ा ज़्यादा है, इसलिए थोड़ा इंटरेस्टिंग सा भी हो जाता है चैप्टर, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं। तो ये देखो, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, तो पॉइंट चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड की देखो बात करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, तो देखो अब इसमें क्या करें, देखो ये देखो किसी पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। ये प्लस क्यू चार्ज मान लो हमने ले लिया, और यहाँ पे आर डिस्टेंस पे हमें क्या कैलकुलेट करनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है इस पॉइंट पे, ठीक है। इस पॉइंट पे जो है हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है ना। ये पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन मान लिया हमने, पी पॉइंट मान लिया, इस पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड जो है कैलकुलेट करनी है, ठीक है ना। अब इस पे हम क्या करें, तो लेट देयर इज, है ना, इस क्यू को क्या कर दिया हमने, फिक्स किया हुआ, ये रखा हुआ है बस यहाँ फिक्स्ड है। लेट देयर इज ए स्मॉल क्यू टेस्ट चार्ज, स्मॉल क्यू टेस्ट चार्ज, ये कैपिटल क्यू गए, इसको हम बोल सकते हैं सोर्स चार्ज, है ना। इसको यहाँ के केस में क्या बोल सकते हैं, सोर्स चार्ज। सोर्स चार्ज का मतलब जो जनरेट कर रहा है, जिसकी देख रहे हैं हम, उसको सोर्स चार्ज नाम दे दिया। और यहाँ पे एक स्मॉल क्यू चार्ज लेके आ रहे हैं, जो कि इसके इलेक्ट्रिक फील्ड टेस्ट करने के लिए लाया जा रहा है कि कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड ये जनरेट कर रहा है। स्टार्टिंग में बातें की हमने टेस्ट चार्ज की। तो देखो लेट देयर इज ए क्यू टेस्ट चार्ज, है ना, देयर इज ए क्यू टेस्ट चार्ज प्लेस्ड, देयर इज, है ना, ऐसा लिख लेते हैं, देखो स्टेटमेंट, लेट देयर इज ए पॉइंट चार्ज, लेट देयर इज ए पॉइंट चार्ज क्यू is placed at point P, है ना। Q पॉइंट चार्ज, क्यों नहीं ब्रैकेट में लिख लेना, इसके साथ में यहीं पे आगे टेस्ट चार्ज, एक स्मॉल q, है ना, एक मान के चल रहे हैं, ये स्मॉल q यहाँ पे अज्यूम कर लिया, है ना, एक अज्यूम कर रहे हैं, ये अज्यूम्ड। तो अब देखो फोर्स एक्टिंग ऑन क्यू चार्ज F इक्वल टू के क्यू बाय आर स्क्वायर, ठीक है। बाय द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है इलेक्ट्रिक फील्ड डेफिनेशन, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, मतलब क्यू चार्ज पे अगर F4 लग रहा है तो यूनिट चार्ज पे कितना लगेगा, F अपॉन क्यू लगेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी, E विल बी इक्वल टू के क्यू बाय आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्यू, ये क्यू कैंसिल कर दो, कितना आ गया ये इलेक्ट्रिक फील्ड, E विल बी इक्वल टू के क्यू बाय आर स्क्वायर, या फिर लिख सकते हैं इसको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर, ठीक है। ये बात हमने समझी थी कि कैपिटल क्यू ने स्मॉल क्यू पे 4 लगाया क्यों, ऐसा क्या वहां पे जनरेट हो गया। तो बेसिकली होता क्या है, कैपिटल क्यू अपने चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करती है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर किसी चार्ज को लाएंगे तो उस पर फोर्स लगता है, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड आ गया वो कितना आ गया, के क्यू बाय आर स्क्वायर आ गया। बताओ वहां जैसा ही आ गया कि नहीं, वहां क्या आता था जी एम बाय आर स्क्वायर, यहाँ पे क्या आ गया के क्यू बाय आर स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये कैपिटल क्यू की इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई। अब तुम ध्यान दो, स्मॉल क्यू की वैल्यू का फाइनल केस में कोई यूज नहीं है ना। स्मॉल क्यू जो है उसका फाइनल केस में कोई यूज नहीं है। फाइनल क्यू, ये जो स्मॉल क्यू है उसका यहाँ एक्सप्रेशन में तो कोई यूज हुआ ही नहीं, है ना। तो इसका मतलब हमें यहाँ पे कोई चार्ज हो या ना हो, के क्यू बाय आर स्क्वायर ही फील्ड होगी यहाँ पे,
है ना। देखो किसकी जरूरत पड़ रही है, सोर्स चार्ज की वैल्यू की जरूरत पड़ रही है, स्मॉल क्यू की जरूरत नहीं पड़ रही। ये तो जब टेस्ट करने के लिए लाए थे बस, उसकी तो देखो वैल्यू हट भी गई है बीच में से। तो कैपिटल क्यू चार्ज अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ जनरेट करके रखेगा, कितनी करके रखेगा, के क्यू बाई आर स्क्वायर। ये टेस्ट चार्ज की वैल्यू से इंडिपेंडेंट है, ठीक है ना। तो अब देखो तो कैपिटल स्मॉल क्यू यहाँ पर हो या ना हो, ये तो अपनी फील्ड जनरेट करेगा। और कितनी वैल्यू होगी इसकी, के क्यू बाई आर स्क्वायर होगी। बिल्कुल लग रहा था हमें कि डिस्टेंस के साथ साथ इसकी स्ट्रेंथ, इसकी इंटेंसिटी कम होनी चाहिए। जैसे जैसे आर बढ़ेगा वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड कम होती जाएगी, मतलब इसकी ताकत, इस पे फोर्स लगाने की, किसी भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स लगाने की जो ताकत है वो कम होती जाएगी डिस्टेंस के साथ साथ। आर जब इन्फिनिटी हो जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो जीरो को टेंड करेगी, वो जीरो ही हो जाएगी, ठीक है। तो के क्यू बाई आर इसको देखो, एक और इसका तरीका है बड़ा छोटा सा, है ना। बोर्ड में कभी कभी 2 नंबर में ड्राइव करने को आता है तो बड़ा छोटा सा डेरिवेशन है। बाकी एक छोटा सा तरीका और है कि भाई यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड को ड्राइव करना, तो सिंपली क्या करो, यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स होता है उसी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। तो यहाँ पे क्यू क्यों मानो, 1 कूलम ही मान लो। यूनिट पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, +1 कूलम चार्ज पे लगने वाला फोर्स, +1 कूलम चार्ज पे लगने वाला फोर्स ही क्या होगा, उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी। किसकी वजह से, इस कैपिटल क्यू चार्ज की वजह से। तो बताओ फिर तो डायरेक्टली E विल बी इक्वल टू के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। दूसरा चार्ज क्या ले लिया हमने, दूसरा चार्ज सिंपली क्या ले लिया, 1 कूलम ले लिया। तो कितना हो जाएगा बताओ, के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे भी निकाला जा सकता है सिंपली। यहाँ पे क्या मान लो, यहाँ पे क्या अज्यूम कर लो, +1 कूलम चार्ज अज्यूम कर लो। तो +1 कूलम अज्यूम कर लो, यहाँ हो या ना हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं है कि ये होगा तभी ये इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहा होगा, इसने तो हमेशा ही इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करनी है। उसकी वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमने अज्यूम कर लिया कि मान लो यहाँ 1 कूलम चार्ज रखा है, तो अगर यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे लगने वाला जो फोर्स होता है उसी को उस पॉइंट की इलेक्ट्रिक फील्ड बोली जाती है। ठीक है भाई, ये के क्यू बाई आर स्क्वायर फॉर्मूला आ गया, सही बात है। अब देखो एक चीज और, यहाँ कुछ ग्राफ्स भी बना लेते हैं, नोट कर सकते हो इसको ना पॉज करके। देखो कुछ ग्राफ्स भी बना ले। देखो जैसे देखो अगर ये कैपिटल क्यू चार्ज है ऐसे, ठीक है। अब देखो पहले तो एक बात मैं तुम्हें बता दूं, चलो ग्राफ बनाने से पहले एक स्टेटमेंट और नीचे लिख लो, है ना, डेरिवेशन तक नीचे लिखो। इसमें डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी अवे द चार्ज, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड will be away the charge due to positive point charge, will be away the charge due to positive point charge and due to negative point charge, and due to negative point charge it will be towards the charge, due to negative point charge it will be towards the charge and along the line joining, and along the line joining of point charge, along the line joining of point charge and the point of observation, point charge and the point of observation। ठीक है भाई, ये डायरेक्शन के लिए है ना, along the line, क्योंकि देखो ये आया कहाँ से रहा है, कूलम्स लॉ से ही आ रहा है। कूलम्स लॉ में फोर्स क्या होता है, अलोंग द लाइन जॉइनिंग होता है। नाम लिखा था हमने कि ये सेंट्रल फोर्स होता है ना। प्रॉपर्टीज लिखी थी स्टार्टिंग में, कूलम फोर्स इज अ सेंट्रल फोर्स। सेंट्रल फोर्स का मतलब क्या होता है, जो बॉडीज है उनकी लाइन जॉइनिंग के अलोंग ये फोर्स लगता है, उसी को क्या बोलते हैं, सेंट्रल फोर्स लगता है। तो ये भी तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज में लगने वाला फोर्स ही है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगी, अलोंग देयर लाइन जॉइनिंग होगी पॉइंट चार्ज के केस में। बोलो क्लियर है बात। तो देखो डायरेक्शंस का, अवे का तो मतलब क्या हुआ और टुवर्ड्स का मतलब क्या हुआ। जैसे देखो ना, ये देखो यहाँ पे हमने एक +Q चार्ज मान लिया। देखो एक मान लो ऐसे ओरिजिन पे एक +Q चार्ज ले लिया। ऐसे देखो एक और देखो, ये वाला देखो यहाँ पर हमने एक -Q चार्ज ले लिया। ये ऐसे एक -Q चार्ज ले लिया, बहुत बढ़िया है ना। ये -Q चार्ज ले लिया। अब +Q चार्ज की वजह से मान लो मैंने तुमसे बोला कि ये कुछ पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट है P और एक पॉइंट है Q और एक पॉइंट है R। इन पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बता दो बस,
है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या बता दो, डायरेक्शन बता दो, है ना। तो देखो प्लस क्यू चार्ज, तो जिस भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, या तो ऐसा कर लो, देखो दो तरीके हैं, या तो डायरेक्ट ध्यान रखो कि प्लस की वजह से फील्ड क्या होती है, आवेदी चार्ज होती है, ज्यादातर हम ये यूज करेंगे। या फिर जिस भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हो उस पर क्या अज्यूम कर लो, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज, मतलब +1 कूलम चार्ज अज्यूम कर लो। उस पे जो फोर्स की डायरेक्शन होगी दूसरे चार्ज की वजह से, वही क्या होगी, उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। ठीक है, जैसे देखो दोनों ही मेथड से मैं तुम्हें बता देता हूँ, है ना। या तो सीधे ध्यान ही रखो, तो देखो +1 कूलम, तो +1 कूलम का मतलब यहाँ अगर +1 कूलम होता तो, +1 कूलम अगर होता तो इस चार्ज ने इसको रिपेल करना था, ऊपर की तरफ फोर्स लगाना था, तो ऊपर की तरफ फोर्स लगाना, तो लो भाई ये लो, ये ऊपर की तरफ, मतलब इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, इस डायरेक्शन में हो जाएगी। बोलो ठीक है, रिपेल ही करेगा ना। ऐसे देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे अगर देखोगे क्यू पॉइंट पे तुमसे बोलेगी फील्ड की डायरेक्शन बताओ, तो यहाँ अगर +1 कूलम अज्यूम करो, है ना, कोई है नहीं यहाँ, अज्यूम करना है, तो उस पे फोर्स की डायरेक्शन बताओ क्या होगी, ये रिपेल करेगा ना, ये देखो ये ऐसे, तो ये EQ हो गया, क्यू पॉइंट पे फील्ड की डायरेक्शन। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तो वेक्टर क्वांटिटी होती है, ये बात ऑलरेडी हम लिख चुके हैं। तो इसका मैग्नीट्यूड KQ/R² अगर आया पॉइंट चार्ज की वजह से, तो डायरेक्शन भी तो बताओ। तो डायरेक्शन हमने क्या बोली, पॉजिटिव की वजह से आवेदी चार्ज, ऐसे लगाएंगे क्वेश्चन में, ये समझ गए बस हम +1 कूलम अज्यूम करने से आ रही है डायरेक्शन, है ना। पॉजिटिव की वजह से आवेदी चार्ज एंड अलोंग देयर लाइन जॉइनिंग, और इस पॉजिटिव की वजह से भी अलोंग द लाइन जॉइनिंग और आवेदी चार्ज। ऐसे ही देखो इस पॉइंट पे, R पॉइंट पे अगर फील्ड निकालनी, तो R पॉइंट पे अगर फील्ड निकालोगे तो कैसे निकलेगी बताओ, R पॉइंट पे फील्ड, ये लो भाई, ये ER वेक्टर, यहाँ पे +1 कूलम चार्ज अज्यूम कर लिया, तो ये +1 कूलम चार्ज से ये ER वेक्टर। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब -Q चार्ज को देख लेते हैं, है ना, -Q से भी देख लेते हैं। चलो भाई 3 पॉइंट बना लेते हैं, इसमें भी बना लिए, एक P बना लिया, एक पॉइंट Q बना लिया, और एक पॉइंट R बना लिया। हमसे बोला कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, Q एंड R ड्यू टू -Q चार्ज, ड्यू टू -Q चार्ज, है ना। तो ये देखो यहाँ पे क्या होगी, -Q, यहाँ पे क्या अज्यूम करोगे, +1 कूलम अज्यूम करोगे, तो -Q की वजह से फील्ड क्या होगी, टुवर्ड्स द चार्ज होगी। तो लो भाई ये EP वेक्टर टुवर्ड्स द चार्ज, यहाँ +1 कूलम अगर रखते, अगर अज्यूम करें यहाँ है, तो फिर फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, इसकी तरफ होगी। यही मतलब है हमारा वो स्टेटमेंट लिखने का, कि नेगेटिव की वजह से टुवर्ड्स द चार्ज होती है, जैसे तो उस पॉइंट को पकड़ लाएगी अपनी तरफ, है ना। और पॉजिटिव की वजह से आवेदी चार्ज होती है, मतलब ये उस पॉइंट को जो धक्का मार रहा हो, एक्चुअल में तो +1 कूलम वहां अज्यूम करके ऐसे डायरेक्शन यहाँ निकाली जा रही है। ऐसे देखो यहाँ पे तुम देखो इस वाले को देखो -Q, तो -Q देखो ये हुआ, -Q ने फोर्स लगाना इस डायरेक्शन में, ये लो, ये फोर्स, ये हुई फील्ड की डायरेक्शन ऐसे टुवर्ड्स द चार्ज। ऐसे ही बताओ R पॉइंट पे अगर करोगे तो कैसे बना दे, टुवर्ड्स द चार्ज, +1 कूलम अगर अज्यूम करोगे, यहाँ भी +1 कूलम अगर अज्यूम करोगे, तो ये देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये ऐसे टुवर्ड्स द चार्ज, ये टुवर्ड्स द चार्ज -Q की वजह से टुवर्ड्स द चार्ज, ठीक है ना, इस तरीके से। तो ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमने बना दी। बोलो क्लियर है इतनी बात, है ना, कर लो इसको ड्रॉ कहीं भी, है ना, और कहीं बनाना हो कहीं भी बना सकते हो। मैंने एग्जांपल के लिए कुछ पॉइंट्स लिए हैं, कहीं भी मान लो तुमसे बोलेंगे नीचे बता दो, लो भाई बता देंगे, है ना। ये क्या करेगा, +Q, ये देखो इस पॉइंट पे फील्ड की डायरेक्शन बतानी हो, तो आवेदी चार्ज नीचे, है ना। कोई और पॉइंट ले लिया, लो भाई बता दो, आवेदी चार्ज। इधर कोई पॉइंट ले लो भाई लो, है ना, ये पॉइंट देखो, आवेदी चार्ज। कहीं भी ले सकते हो, ये पॉइंट देखो, इसकी वजह से फील्ड क्या होगी, आवेदी चार्ज। ऐसे कहीं भी, है ना। इस पॉइंट पे तुमसे बोले, इस पॉइंट पे बताओ इसकी वजह से, इसके टुवर्ड्स द चार्ज, है ना। यहाँ देखो, यहाँ बनाया, इस पॉइंट पे फील्ड टुवर्ड्स द चार्ज, है ना, अलोंग द लाइन जॉइनिंग बना सकते हो ऐसे, है ना, ये अलोंग द लाइन ऐसे। ये देखो इस पॉइंट पे फील्ड की डायरेक्शन पूछ रहे हैं, तो ये टुवर्ड्स द चार्ज, ऐसे कहीं भी बना सकते हो, ऐसे टुवर्ड्स द चार्ज, है ना। ऐसे देखो, ये देखो ऐसे इस पॉइंट पे बनानी हो तो ऐसे टुवर्ड्स द चार्ज। ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हम जो है जनरेट कर सकते हैं, है ना, बना सकते हैं ऐसे। तो ये देखो डायरेक्शंस की बात हो गई यहाँ पर। अब देखो कुछ ग्राफ भी प्लॉट कर लें, तो देखो कुछ ग्राफ्स भी प्लॉट कर लेते हैं इसमें। जैसे मान लो मैंने बोला कि एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ रखा है Q, और ये इधर मान लो इसे कोऑर्डिनेट किधर चल रहे हैं, तो ये पॉजिटिव और ये ऐसे नेगेटिव, ठीक है। इसको पॉजिटिव R बोल दिया और इसको नेगेटिव R बोल दिया। और फिर तुमसे बोला कि अगर ओरिजिन पे रखा है चार्ज
चार्ज जो है वो ओरिजिन पे रखा है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड और आर में ग्राफ बनाना है ना, ये पॉजिटिव आर और ये क्या है नेगेटिव आर है ना, ये क्यू चार्ज ओरिजिन पे रखा है इस जगह पे। तो इसका ग्राफ प्लॉट करना है, ग्राफ प्लॉट करना है। चलो भाई ग्राफ प्लॉट करना है तो E इक्वल टू के क्यू बाई क्या लिखा हमने आर स्क्वायर, तो E क्या हो जाएगा, E विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, तो E क्या हो जाएगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर हो जाएगा, E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। बताओ ये पॉजिटिव जा रहा है तो इनवर्सली आर स्क्वायर, मतलब कैसा बनाना है ग्राफ, कैसा बनाना है, कैसा बनाना है, हाइपरबोलिक बनाना है। इनवर्सली है ये, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर नहीं है। अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होता तो बिल्कुल सही बात है, पैराबोला ग्राफ बनता, पर यहाँ कैसा बनेगा, इनवर्सली है आर जीरो तो ई विल बी इन्फिनिटी। तो अब देखो आर जब पॉजिटिव है ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। अब देखो अगर यहाँ डायरेक्शन का भी ध्यान रखना हो, केवल मैग्नीट्यूड बनाना हो वो भी मैं बताता हूँ, अगर डायरेक्शन का भी ध्यान रखना हो तो पॉजिटिव डायरेक्शन, राइट डायरेक्शन को हमने क्या ले लिया पॉजिटिव, यही एक जनरल कन्वेंशन होता है, और लेफ्ट डायरेक्शन को कैसा लेते हैं नेगेटिव लेते हैं। कुछ ना बताया गया तो फिर यही कन्वेंशन हमें फॉलो करना होता है। तो बताओ ये प्लस, क्योंकि इस तरफ के कोई भी रीजन में देखोगे तो फील्ड की डायरेक्शन क्या आएगी, राइट में आएगी, अवेदी चार्ज +1 कूलम अज्यूम कर लो कहीं भी, तो ये अवेदी चार्ज, ठीक है ना। तो बताओ यहाँ कोई भी कहीं भी पॉइंट ले लो प्लस क्यू से अवेदी चार्ज, और इस पॉइंट पे फील्ड देखोगे तो इस पॉइंट पे फील्ड +1 कूलम अज्यूम करोगे, किधर आएगी फील्ड बताओ, इस क्यू ने क्या करना है रिपेल करना है, ये अवेदी चार्ज से इस पॉइंट पे फील्ड की डायरेक्शन क्या आ जाएगी अवे। तो इस पॉइंट पे देख रहे हो तो इधर जा रही है, यहाँ +1 कूलम अज्यूम करो, बताओ इसकी फील्ड किधर जा रही है इधर, यहाँ +1 कूलम अज्यूम करो इसकी फील्ड किधर जा रही है इधर, क्योंकि इस पे लगने वाला फोर्स देखना है, तो लगने वाला फोर्स किधर आ गया लेफ्ट डायरेक्शन में आ गया, इस वजह से +1 कूलम पे फोर्स इधर लेफ्ट, और इधर फोर्स किधर आ रहा है राइट डायरेक्शन में आ रहा है। तो राइट डायरेक्शन को हम कैसा ले रहे हैं पॉजिटिव, और लेफ्ट डायरेक्शन को कैसा ले रहे हैं नेगेटिव ले रहे हैं। तो राइट डायरेक्शन अब बताओ बनाना तो हाइपरबोला ही है, तो अब देखना ध्यान से, आर अगर पॉजिटिव है तो ई भी कैसा है पॉजिटिव, क्योंकि राइट डायरेक्शन में है, बनाना तो हाइपरबोला है पर इधर बनाना है कि इधर बनाना है। तो अगर आर पॉजिटिव है तो ई इज पॉजिटिव राइट में, इसका मतलब आर अगर पॉजिटिव है तो ई शुड बी पॉजिटिव, मतलब ऐसे हाइपरबोला। पर इस रीजन में ना आर अगर पॉजिटिव है तो ई इज पॉजिटिव, बताओ ये तो पॉजिटिव वैल्यू है ना, आर पॉजिटिव, देखो इस जगह पे R1 R2 R3 1 सेंटीमीटर में बता दो, 2 से देखो सब पता लग रही सारी बात से, 1 सेंटीमीटर पे तो इतनी फील्ड, 2 सेंटीमीटर तो और कम, 3 पे गए तो और कम, 4 पे गए तो और कम, कम 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 होती जा रही, ठीक है। और देखो पर 1 पे फील्ड पॉजिटिव, पॉजिटिव का मतलब राइट में, इसलिए 1 पे पॉजिटिव में न्यूटन पर कूलम आना चाहिए, तो देखो पॉजिटिव ही तो आएगी, ये एक्सिस तो पॉजिटिव वाली, इसलिए राइट का तो ऐसे बना दिया। इधर आ जाओ, इसमें बताओ इधर इधर किधर बनाए, बनाना तो हाइपरबोला ही है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, पर डायरेक्शन की बात चल रही है तो आर नेगेटिव में E इज टुवर्ड्स लेफ्ट, यहाँ होता +1 कूलम मानो तो भी लेफ्ट, यहाँ +1 कूलम मानो तो भी लेफ्ट, यहाँ +1 कूलम मानो तो भी लेफ्ट, पूरा लेफ्ट ही लेफ्ट आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, सारा ही लेफ्ट डायरेक्शन में आ रहा है, और लेफ्ट डायरेक्शन में अगर आ रहा है तो हाइपरबोला इसमें बनाऊं कि इसमें बनाऊं, इसमें 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 किस में बनाए, बनाओ जरा कॉपी में पहले खुद से, किधर सोच के देखो रफ में एक बार कि किस तरफ बनना चाहिए। ये देखो बिल्कुल सही सोचा तुमने, ये ऐसे बोलो आ जाएगा, हाइपरबोला तो बनाना है, पर अगर डायरेक्शंस का भी ध्यान रखना, मान लो सिंपल हमसे जनरली यही बना देंगे, अगर यही बना दिया मतलब बस इन्होंने केवल मैग्नीट्यूड का बना दिया, एक तरफ का बना दिया बस, इधर पर पूरा अगर ध्यान रखना है डायरेक्शंस का भी, तो ई आर अगर नेगेटिव है, बताओ ये कोऑर्डिनेट तो नेगेटिव आएंगे ना, -1 -2 -3, तो ई शुड बी माइनस, बताओ इस एक्सिस पे सारी वैल्यू क्या होगी माइनस में रहेगी, तो इस वजह से हमने ऐसे ग्राफ बनाए, ठीक है ना। तो इस तरह से ग्राफ बना दिया। अगर मान लो तुमसे बोले कि सिर्फ मैग्नीट्यूड का ही बना दो, मतलब डायरेक्शन का नहीं ध्यान रखना, तो आर पॉजिटिव हो तब भी ऊपर और आर नेगेटिव हो तब भी ऊपर, ओनली मैग्नीट्यूड ही का बनाना होता। पर कुछ ना दिया जाए ऑप्शन में दोनों ही हो और बोला ही नहीं मैग्नीट्यूड है, तो फिर ये ज्यादा एक्यूरेट आंसर होगा जिसमें तुमने डायरेक्शंस का भी ध्यान रखा, ठीक है। ये हाइपरबोलिक है ना, तो ये देखो ग्राफ बना दिया, ठीक है। एक तो ये ड्रॉ कर लो, देखो है ना, ये लाइंस बनाने की जरूरत नहीं है, बस ये ग्राफ बना लो ऐसे। एक ग्राफ और बनाते हैं, एक ग्राफ देखो और बनाएंगे, एक ग्राफ बनाते हैं, देखो E इक्वल टू KQ/R² का E वर्सेस 1/R² का ग्राफ बना रहे हैं, E वर्सेस 1/R² का ग्राफ बना रहे हैं।
ई वर्सेस 1/r², बोलो कैसा ग्राफ आएगा, क्या शेप आएगी, सोच के देखो क्या शेप आनी चाहिए। ऑप्शन में तुम्हें देता हूँ, स्ट्रेट लाइन, पैराबोला, हाइपरबोला और इलिप्स। बताओ ठीक है क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा। ई और 1/r² में ग्राफ बना रहे हैं, मतलब क्या होगा, इसको कुछ ऐसा सोच सकते हो, KQ अलग और 1/r² अलग। तो बताओ इसको x एक्सिस पे ले लिया तो इसको x की तरह ट्रीट करना है, और इसको कैसे ट्रीट करना है, y की तरह ट्रीट करना है। तो बताओ y इक्वल टू, ये m हो गया, फिर स्लोप हो गया ये, तो y इक्वल टू mx जैसा हो गया कि नहीं हो गया। बिल्कुल ठीक बात है। इसका मतलब e और 1/r² में ग्राफ बना रहे हो तो ग्राफ विल बी स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन विद स्लोप KQ। तो विद स्लोप KQ लो में ऐसे, ठीक है। तो स्लोप कितना होगा इसका, स्लोप या फिर देखो ये tan थीटा इक्वल टू KQ, ये स्लोप इक्वल टू tan थीटा इक्वल टू KQ हो गया। ठीक है, इस तरह से ये ग्राफ भी हम प्लॉट कर सकते हैं। देखो इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन तुम्हें पूछता हूँ, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है ना, तो वो देखो बताना। एक देखो क्वेश्चन देखो, जैसे मान लो तुम्हें एक ग्राफ दे रखा है, ये ऐसे E और 1/r² में एक ग्राफ तो ये दे रखा है, ये दे रखा है Q1, और एक ग्राफ और दे रखा है E और 1/r²। ये किस ग्राफ, किसके लिए, Q2 के लिए दे रखा है। दो चार्जेस के लिए अलग अलग ग्राफ दे रखे हैं। हमें दो बातें बतानी है, साइंस ऑफ Q1 एंड Q2, है ना, नेचर या साइन की पॉजिटिव या नेगेटिव, और कंपेयर मैग्नीट्यूड ऑफ Q1 एंड Q2। मैग्नीट्यूड भी कंपेयर करने हैं और जो है साइन भी इनके हमें बताने हैं। करो देखो एक बार। तो E और 1/r² में ग्राफ बना रखे हैं, और साइन ऑफ, तो बताओ क्लियर हो रही है क्या बात, बिल्कुल क्लियर हो रही है। बताओ देखो ये ऐसे कैसे बना दिया भाई, नीचे कैसे बनाया, अभी तो ऐसे बनाया था। तो देखो जब स्पेसिफिकली ऐसे बना रहे हैं, इसका मतलब ये नेगेटिव स्लोप की लाइन बना रहे हैं, है ना, अलग से बनाना। देखो सॉल्यूशन देखो, ये देखो इसका, इसको आगे बढ़ाओ, बताओ इसका तो स्लोप कैसा हो गया, नेगेटिव हो गया, नेगेटिव स्लोप हो गया। हमने क्या बोला, E इक्वल टू KQ/r² में 1/r², तो 1/r², इसमें स्लोप क्या होता है, ये स्लोप है। तो अगर Q नेगेटिव हो जाएगा तो बताओ इस लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा, नेगेटिव। इसका मतलब इन्होंने साइन को ध्यान रखते हुए बनाया है, तभी स्पेसिफिकली पूछा है ऐसे, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, बोलो नेगेटिव स्लोप का मतलब Q2 इज नेगेटिव। तो आंसर क्या हुआ बताओ, Q2 का आंसर हुआ Q2 इज नेगेटिव। और बताओ इसका स्लोप तो पॉजिटिव है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से देखा जाता है, ये लो भाई पॉजिटिव है ना। तो Q1 इज पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, Q1 पॉजिटिव। चलो भाई ये बात तो समझ में आ गई, क्योंकि इसका स्लोप जो है नेगेटिव हो गया, इस वजह से हमने इसके साइन लिए ऐसे। दूसरा, कंपेयर मैग्नीट्यूड्स ऑफ Q1 एंड Q2, कंपेयर करना है कि कौन का मैग्नीट्यूड ज्यादा है और किसका मैग्नीट्यूड कम है। तो देखो अब कंपेयर किससे होगा, कंपैरिजन करना है, हमने मैग्नीट्यूड का कंपैरिजन करना है। तो सीधे क्या देख लोगे, सीधे देख लोगे कि किसका मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप ज्यादा है ना। स्लोप का मतलब KQ। तो बताओ स्लोप किससे आएगा, एंगल से आएगा, है ना। तो अब देखो तुम सीधे मैग्नीट्यूड कंपेयर करना है बस, है ना, मैग्नीट्यूड कंपेयर करने। तो तुम देखो ये एंगल अगर θ1 मानो, है ना, इसको मान लो हमने कुछ α1 मान लिया, और इस एंगल को कुछ α2 मान लिया, ये α2, है ना। तो ये एंगल जो है α2, तो अब बताओ ये एंगल अगर α2 हो गया, तो अब तुम सोच के देखो ये लाइन जो है इसका मैग्नीट्यूड देखो, ये तो क्या है, इसका तो स्लोप कम है और इसका स्लोप क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा ना। तुम एंगल देख सकते हो, देखो ये अगर एंगल α2 है तो ये भी एंगल क्या हो जाएगा, α2 हो जाएगा, है ना। तो अब देखो ये पूरा एंगल देखो, है ना, ये पूरा एंगल देखो, तो यहां से देखो इस ग्राफ को तुम बना सकते हो ऐसे। तो अब तुम्हें क्या कंपेयर करना है, देखो स्लोप कंपेयर करना है। यहाँ इस तरह से देखो, इसको मैं ड्रॉ कर देता हूं ताकि तुम्हें थोड़ा और क्लियर हो जाए इसके बारे में। तो अब देखो स्लोप में तुम क्या कंपेयर करते हो कि कौन सी लाइन ज्यादा वर्टिकल है, कौन सी कम वर्टिकल है। तो देखो ये थोड़ी कम वर्टिकल है और ये थोड़ी ज्यादा वर्टिकल है ना। हमें सिंपली स्लोप में क्या कंपेयर करना है ना, हमें स्लोप में सिंपली क्या कंपेयर करना है कि कौन सी लाइन ज्यादा वर्टिकल है, कौन सी कम वर्टिकल है। तो ऐसे बनाया जाएगा डायग्राम ताकि तुम उसको कंपेयर कर पाओ। तो ये देखो ये तो थोड़ा कम है ना वर्टिकल है, और ये लाइन जो है थोड़ी ज्यादा वर्टिकल है
है ना। ये देखो ये ज्यादा वर्टिकल है, ये थोड़ा ऐसे थोड़ी ज्यादा लेटी हुई होती तो कंपेयर करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है ना। पर ये थोड़ा साफ साफ दिया जाएगा, ऐसे ग्राफ अलग अलग दिए जाएंगे। तो देखो ये लाइन, देखो ये ऐसे, और ये थोड़ी अगर मान लो ये भी उतनी लगते बराबर सी, तब तो नहीं कंपेयर हो पाता, है ना। पर देखो ये लाइन ज्यादा खड़ी है, ज्यादा वर्टिकल है ना, इसके कंपैरिजन में देखो। तो इसका मतलब इसका मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप क्या हो गया, ज्यादा हो गया। तो मॉड Q2 इज ग्रेटर देन मॉड Q1, मॉड Q2 इज ग्रेटर देन मॉड Q1, है ना, क्योंकि इसका स्लोप क्या आ रहा है, ज्यादा। ये लाइन ऐसे, और ये लाइन को सोचो अगर ये ऐसे होती तब तो बराबर ही थी दोनों, है ना, बस एक में नेगेटिव एक पॉजिटिव, और इसको थोड़ा ज्यादा उठा दिए इसके कंपैरिजन में। इसका मतलब इसका मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। इस तरह से तुम इसको कंपेयर कर सकते हो, ठीक है ना। क्लियर हो गई बात है ना। थीटा कंपेयर कर सकते हो डायरेक्टली, देखो इसका tan थीटा, तो देखो ये दिस, और इसका tan थीटा देखोगे तो बताओ ये थीटा ज्यादा है कि नहीं है, बताओ इसके कंपैरिजन में ये थीटा ज्यादा है कि नहीं, बिल्कुल ज्यादा है। तो आप सोचो ये थीटा अगर है ना इसके कंपैरिजन में ज्यादा है, और हमें मैग्नीट्यूड कंपेयर करना है, इतनी बात समझना, है ना। तो देखो यहाँ पे अगर ये थीटा ज्यादा है और ये थीटा कम है, मैग्नीट्यूड ही कंपेयर करना है हमें। तो इसमें तो tan थीटा चलो नेगेटिव तो आएगा, पर हमें क्या करना है, केवल मैग्नीट्यूड कंपेयर करना है। तो इसका tan थीटा क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो मॉड Q2 क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन मॉड Q1 हो जाएगा। तो इस तरह से देखो इनके मैग्नीट्यूड भी हम कंपेयर कर सकते हैं इस तरह की चीज से। तो नेक्स्ट देखो, है ना, ये हमने बात की इसकी। अब ना वेक्टर फॉर्म में, इन वेक्टर फॉर्म, है ना, इसी के कंटिन्यूएशन में हम देख लेते हैं। देखो तो इन वेक्टर फॉर्म, इन वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म में देखो, वेक्टर फॉर्म में अगर देखोगे तो कैसे देखना है, देखो वेक्टर फॉर्म में देखो दो अलग अलग लिखते हैं हम। इफ पॉइंट चार्ज, इफ पॉइंट चार्ज इज प्लेस्ड, if point charge is placed at origin, if point charge is placed at origin, origin पे रखा होगा ये पॉइंट चार्ज। तो देखो इस वाले केस में देखो ये पॉइंट चार्ज रखा है ये प्लस क्यू, ठीक है, ये पॉइंट चार्ज प्लस क्यू यहाँ रखा है, और हमें इस पॉइंट P पे, या कोई पॉइंट है ना, कोई पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन P ले लिया, उस पॉइंट पे हमें क्या बतानी है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर फॉर्म में बतानी है। देखो ये ऐसे, ये इस पॉइंट P पे हमें क्या बतानी है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर फॉर्म में बतानी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर फॉर्म में बतानी है, तो ये देखो P पॉइंट पे और ये Q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखो ये वेक्टर हमने बना दिया, देखो ये बना दिया हमने क्या, R वेक्टर। या R वेक्टर क्या है, R वेक्टर पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, ऑफ पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, और पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन विथ रेस्पेक्ट टू कैपिटल Q, है ना, या फिर सोर्स चार्ज, ठीक है। तो अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड EP वेक्टर इक्वल टू KQ बाय R स्क्वायर R कैप, ये लगा दिया। फिर से वही बात, KQ1 Q2 बाय R स्क्वायर R कैप, उसी तरीके से हमने इसमें भी क्या लगा दिया, KQ बाय R स्क्वायर R कैप लगा दिया, ठीक है ना। तो बताओ ये क्या है, 2 न्यूटन पर कूलम, साथ ही साथ डायरेक्शन। और वही बात, अगर 2 न्यूटन का फोर्स पॉजिटिव एक्स में लग रहा हो तो 2 I कैप, 4 न्यूटन का फोर्स पॉजिटिव वाई में लग रहा हो तो 4 J कैप। इसके लिए हमने क्या लगा दिया, यूनिट वेक्टर लगा दिया। आर कैप क्या है, देखो आर कैप के बारे में बता देते हैं। आर कैप यूनिट वेक्टर अलोंग आर वेक्टर, यूनिट वेक्टर अलोंग आर वेक्टर, ठीक है। तो ये सिंपल वेक्टर फॉर्म हो गई, है ना। तो वैसी ही तो है ये। अब इसको भी आर वेक्टर आर क्यूब वाली में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो बताओ ये क्या होगी, EP वेक्टर इक्वल टू KQ बाय आर स्क्वायर। आर कैप को क्या लिखना है, आर वेक्टर अपॉन मॉड आर, KQ बाय आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये देखो कितना आ गया, KQ बाय आर स्क्वायर। आर कैप को क्या लिख सकते हो, आर वेक्टर अपॉन मॉड आर लिख सकते हो। तो बताओ ये कितना आया, ये यहाँ से देखो कितना आया, EP वेक्टर इक्वल टू, देखो कितना आ रहा है, KQ अपॉन आर क्यूब, KQ अपॉन आर क्यूब आर वेक्टर, ये EP वेक्टर आ गया, ठीक है। ये EP वेक्टर कितना आ गया, देखो KQ अपॉन आर क्यूब आर वेक्टर ना। अब ध्यान रखना, फिर से ये वेक्टर फॉर्म आ गई, और वेक्टर फॉर्म में चार्ज को हमेशा कैसे पुट करना है, साइन के साथ पुट करना है। पहले वाली फॉर्म कौन सी थी, मैग्नीट्यूड वाली थी, उसमें डायरेक्शन हम खुद से देखेंगे और चार्ज का कोई साइन पुट नहीं करेंगे। तो ये देखो चार्ज विथ साइन, वेक्टर फॉर्म है ये, चार्ज विथ साइन। तो ये चार्ज विथ साइन,
तो चार्ज साइन इसमें पुट करना है तो के क्यू अपॉन आर क्यूब आर वेक्टर, इस तरह से देखो हम इसको पुट कर सकते हैं। ठीक है, बोलो क्लियर हो गई बात। अब देखो अगर ओरिजिन पे नहीं हो, ये पॉइंट चार्ज ओरिजिन पे नहीं हो, कहीं और आ जाए तो भी कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, वो भी देख लेते हैं। देखो इसको नोट कर लो, पॉज कर लो एक बार। तो देखो इफ है ना, इसी की कंटिन्यूएशन में लिख रहे हैं, इफ पॉइंट चार्ज इज नॉट kept at origin, if point charge is not kept at origin, चलो भाई ओरिजिन पे नहीं है, बता दोगे ना। देखो ये कर लिया हमने पार्ट पहले भी ऐसा। देखो ये पोजीशन, ये आरपी वेक्टर, ठीक है, ये देखो ये पॉइंट P और ये जो है वो है पोजीशन वेक्टर, मान लो इसको R1 वेक्टर नाम दे दिया, और यहाँ पे कोई Q1 चार्ज है, सही है। और यहाँ पे तुम देखो ये हमने बना दिया पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P विथ रेस्पेक्ट टू 1, ठीक है, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P विथ रेस्पेक्ट टू 1, ठीक है। तो ये देखो इसमें क्या करेंगे, इसमें भी देखो हमने फॉर्मूला तो वही सोचना है। कैसे सोचना है, EP वेक्टर इक्वल टू क्या, बोलो फॉर्मूला था के क्यू अपॉन आर क्यूब आर वेक्टर। पर आर वेक्टर क्या होता है, आर वेक्टर क्या होता है, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P विथ रेस्पेक्ट टू Q1 या सोर्स चार्ज। विथ रेस्पेक्ट टू का मतलब क्या होता है, जिसकी वजह से भी फील्ड निकाल रहे हो वहां से वेक्टर शुरू होगा और कहाँ खत्म होगा, उस पॉइंट पे खत्म होगा जहां पे तुम फील्ड निकाल रहे हो। सेम इसी तरह की टेक्निक हमने वेक्टर फॉर्म जब फोर्स में लिख रहे थे तब भी यही कर रहे थे, जिसकी वजह से फोर्स निकाल रहे हो उससे वेक्टर शुरू करना है। ठीक वही बात यहाँ पर, जिसकी वजह से फील्ड निकाल रहे हो वहां से वेक्टर शुरू करना है। पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P विथ रेस्पेक्ट टू Q1, विथ रेस्पेक्ट टू मतलब जिससे शुरुआत करनी है, जहां पे वेक्टर की टेल रहेगी। EP वेक्टर इक्वल टू के क्यू अपॉन आर क्यूब आर वेक्टर, ये लिख दिया। इसके फॉर्म में लिखना है, इसके फॉर्म में लिख देंगे भाई, कोई दिक्कत नहीं है। एक बात मैं तुम्हें ये बता दूं कि हम वही मान के चल रहे हैं कि मॉड RP1 को देखो क्या नाम दे दिया हमने, मॉड RP1 इक्वल टू RP1 नाम दे दिया, है ना। इस डिस्टेंस को क्या नाम दे दिया, RP1 नाम दे दिया। तो बताओ EP वेक्टर इक्वल टू के क्यू अपॉन RP1 क्यूब, और ये कितना हो जाएगा RP1 वेक्टर, ठीक है, कितना हो जाएगा RP1 वेक्टर, ये आ गया। चलो सही है, क्योंकि यही तो पुट करना था, यही तो है R वेक्टर। चलो ठीक है, तो अब बताओ दिक्कत RP1 वेक्टर की आ रही है, तो यूजिंग ट्राइंगल लो, यूजिंग ट्राइंगल लो, तो यूजिंग ट्राइंगल लो, तो ट्राइंगल लो से बताओ क्या होगा, R1 वेक्टर प्लस RP1 वेक्टर, R1 वेक्टर प्लस RP1 वेक्टर इक्वल टू क्या लिखोगे, बोलो RP वेक्टर। R1 वेक्टर प्लस RP1 वेक्टर इक्वल टू क्या लिखोगे, RP वेक्टर। हमें क्या चाहिए, RP1 वेक्टर चाहिए, 2 वेक्टर्स टेकन इन ऑर्डर, थर्ड इज टेकन इन रिवर्स ऑर्डर। तो RP1 वेक्टर इक्वल टू क्या आ गया, बताओ RP वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। RP1 वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा, RP वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, ठीक है। तो बताओ फिर मम्मी तो क्या चाहिए, ये मॉड चाहिए इसका, मॉड। तो मॉड RP1 कितना हो जाएगा, मॉड RP1 विल बी इक्वल टू ये हो जाएगा, सही है। तो देखो इसमें आ जाओ, इन 1 है ना, इसमें पुट कर दो, ये देखो इन 1 में पुट कर देते हैं, तो 1 में पुट कर दो इसको। तो EP वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो EP वेक्टर इक्वल टू के क्यू अपॉन RP1 क्यूब मॉड RP वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, और ये क्या है RP वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, ये लिख दो, सही है। बोलो RP1 भी पुट कर दिया और ये बन गई फॉर्म, ठीक है, ये इस तरह की फॉर्म बन गई। पर देखो ये तो लिख दिया हमने थ्योरेटिकल, कोई कहीं पूछा जाए उसके लिए, पर क्वेश्चन के लिए याद रखना है, ये फॉर्म याद रखनी है। चार्ज को हमेशा साइन के साथ पुट करेंगे। R वेक्टर इसमें होता क्या है, R वेक्टर इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन विथ रेस्पेक्ट टू सोर्स चार्ज। सोर्स चार्ज का मतलब जिसकी वजह से तुम फील्ड निकाल रहे हो वो। तो अब जैसे वहां प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पढ़ा हमने, वैसा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन यहाँ भी होता है। मल्टीपल चार्जेस रख दोगे और किसी पॉइंट पे बोलेंगे कि इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ,
तो वो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन जैसा ही फॉर्म बन जाएगा। उसको भी लिख लेते हैं, देखो ना, इतना नोट कर लो पहले। है ना, इसी के कंटिन्यूएशन में लिख रहे हैं, देखो ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस, ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस ना, मल्टीपल चार्जेस से लिखते हैं देखो। तो मल्टीपल चार्जेस से अगर लिखना है तो उसके लिए देखो कैसे लिखेंगे, है ना, इसको ब्रैकेट में लिख लेना, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ही है ये फील्ड का, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की हम बात कर रहे हैं। तो ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस, ठीक है। तो देखो ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस, तो अब बताओ किस तरह से हमें करना है, सोच के देखो एक बार कि किस तरह से हम आगे बढ़ सकते हैं इसमें। तो करना वही है कि क्या करेंगे, कुछ n चार्जेस लेंगे और n चार्जेस से ही आगे हमने काम करना है। तो देखो ये देखो यहाँ पर हमने ये ऐसे ये देखो बना दिया, कुछ n चार्जेस ले लेते हैं ना, थोड़ा बड़ा बना देते हैं डायग्राम, देखो थोड़ा सा, ये देखो ऐसे, यहाँ पे देखो ये एक चार्ज ले लिया, ऐसे देखो यहाँ पे एक चार्ज ले लो, ये ऐसे चार्ज ले लिया, है ना, एक चार्ज और यहाँ पे मान लो कहीं ले लिया ऐसे, एक मान लो ये ऐसे पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन वाला ले लिया, ऐसे मान लो ये कुछ और ले लिया ऐसे, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे हमने क्या रखा हुआ है, Q1 रखा हुआ है, यहाँ देखो हमने रख दिया कुछ Q2, है ना, नाम लिख देंगे अभी उनका, यहाँ देखो इसको नाम लिख दिया Qn, ठीक है। यहाँ पे तुम देखो इसको नाम दे दो Q2, और ये क्या है हमारा, ये है पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन P, जिसपे हम फील्ड निकाल रहे हैं। तो देखना, है ना, यहाँ देखो, यहाँ देखना, देखो ये ऐसे, इसकी फील्ड भी बनाते हैं, देखो इसकी फील्ड भी बनाते हैं, ये देखो ये बना दी ऐसे, इसकी फील्ड भी बना लेते हैं, देखो इसकी फील्ड भी बना ली, देखो ये ऐसे, ठीक है। ये हमारा क्या आ गया, ये पॉइंट P आ गया, ये पॉइंट P आ गया। तो देखो ये जो पॉइंट है और ये जो पॉइंट है, अब यहाँ पे तुम देखो ये पोजीशन वेक्टर को नाम दे दो R1 वेक्टर, इस पोजीशन वेक्टर को नाम दे दो R2 वेक्टर, इस पोजीशन वेक्टर को नाम दे दो RP वेक्टर, इसको पोजीशन को वेक्टर को नाम दे दो RN वेक्टर, ठीक है। इसको नाम दे देते हैं, देखो ये पोजीशन वेक्टर ऑफ P विथ रेस्पेक्ट टू वन, तो RP1, इसको नाम दे देते हैं देखो RP2, इसको नाम दे देते हैं देखो RPN, सही है ना। ये ऐसे देखो इन पोजीशन वेक्टर के भी एरो बना सकते हो, यहाँ थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स यहाँ डायग्राम होता है, ये ऐसे, ये क्या बना दिए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के बना दिए, है ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के बना दिए। बताओ ये किसका, ये देखो ये किसका आ रहा था, ये ऐसे EP1, ये बोलो किसका है, ये देखो EP2, और ये बोलो किसका है, ये है EPN, ठीक है। ये हमने बना दिए। तो देखो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का मतलब वही कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर बनानी तो क्या करना पड़ेगा, सबके हमने वेक्टर सम कर देने, तो सबके वेक्टर सम कर देने। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, EP वेक्टर इक्वल टू EP1 वेक्टर, है ना। ऐसे ही देखो फिर क्या लिखना है, EP2 वेक्टर प्लस एंड सो ऑन EPN वेक्टर, है ना। ऐसा लिख सकते हैं यहाँ पे, लेट n चार्जेस आर प्लेस्ड एट पोजीशन वेक्टर्स Q1, Q2 and so on Qn, at position vectors R1 vector, R2 vector and so on Rn vector, ठीक है। और ये भी साथ में ऐड कर सकते हो, एंड वैल्यू ऑफ चार्जेस आर Q1, Q2, Q3 एंड सो ऑन Qn, है ना, साथ में ये भी ऐड कर सकते हो यहाँ पे, एंड वैल्यू ऑफ चार्जेस आर Q1, Q2, Q3 एंड सो ऑन Qn,
ठीक है, तो ये लिख दिया देखो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी। तो ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन सीधे हमने क्या कर दिया, इनका वेक्टर सम कर दिया, वेक्टर सम कर दिया। तो देखना आप कैसे लिख रहे हैं आगे इसको, ईपी वेक्टर इक्वल टू ईपी1 वेक्टर। तो ईपी1 वेक्टर का मतलब क्या लिखना है बोलो, के Q1 बाय RP1 क्यूब RP1 वेक्टर। बोलो क्लियर है इतनी बात, है ना? ये वैसे लिखना है हमें। बोलो इसकी वजह से फील्ड क्या लिखोगे इसमें, RP1, ठीक है। इसकी वजह से फील्ड क्या लिखोगे, RP2। इसकी वजह से फील्ड क्या लिखोगे, RP है ना, इसको नाम दे दिया हमने। ये देखो ये RP2 है ना, थोड़ा सा ये देखो ये होगा RPN, ये देखो यहाँ ये RP है, ठीक है, ये चीज RPN हो जाएगी। तो RP1 क्यूब और RP1 वेक्टर, और फिर देखो ये प्लस KQ2 बाय RP2 क्यूब, और ये क्या हो जाएगा देखो RP2 वेक्टर प्लस एंड सो ऑन। ये क्या हो गया देखो KQN अपॉन, है ना, मैं इधर लिख देता हूं इसको, ये देखो प्लस एंड सो ऑन KQN अपॉन RPN क्यूब RPN वेक्टर। बोलो क्लियर है? ऐसे एन टर्म्स लिख दी हमने, सभी की वजह से फील्ड लिख दी। चार्ज को साइन के साथ लेना ही पड़ेगा जब आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब वाली फॉर्म यूज कर रहे हो, ठीक बात है। तो आप बताओ, थोड़ा और कर दें इसको इलाबोरेट, थोड़ा और, है ना। ये देखो आप क्या लिखोगे, KQ1 बाय RP वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का मॉड, और उसका क्या कर दो, क्यूब कर दो, और ये क्या हो जाएगा RP वेक्टर माइनस R1 वेक्टर प्लस KQ2 बाय मॉड RP वेक्टर माइनस R2 वेक्टर का क्यूब मल्टीप्लाइड बाय RP वेक्टर माइनस R2 वेक्टर प्लस एंड सो ऑन KQN अपॉन मॉड RP वेक्टर माइनस RN वेक्टर का क्यूब मल्टीप्लाइड बाय RP वेक्टर माइनस RN वेक्टर। ये लिख दिया देखो हमने, है ना, ये पूरी की पूरी टर्म लिख दी। बिल्कुल वैसा ही पार्ट है, कूलम्स लॉ जैसा ही पार्ट है, वहां जो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन जैसे पढ़ रहे थे वैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है। मतलब क्या कि किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी हो तो वो क्या होगी, सारे इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो भी वहां पे फील्ड होगी उन सभी का क्या कर देंगे, वेक्टर सम कर देंगे। ये सिंपली क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन हो जाएगा। तो ये हमने लिख दिया यहाँ पे, क्लियर है बात, है ना। तो RP वेक्टर माइनस RN वेक्टर का क्यूब और RP वेक्टर माइनस RN वेक्टर। अब देखो इसको फाइनल फॉर्म में लिखना हो तो फाइनल फॉर्म में लिखना हो, देखो मैं यहाँ से रब कर रहा हूँ इसको, तो देखो अब यहाँ पे EP वेक्टर और, है ना, इसके बाद आगे लिख देना, इधर लिख रहे हैं EP वेक्टर इक्वल टू ना समेशन के फॉर्म में लिख रहे हैं सिग्मा I इक्वल टू 1 to n K QI अपॉन मॉड RP वेक्टर माइनस RI का क्यूब मल्टीप्लाइड बाय RP वेक्टर माइनस RI वेक्टर, RP माइनस RI का क्यूब मल्टीप्लाइड बाय, है ना, बोलो नजर आ रहा है सबको, है ना। मैं थोड़ा नीचे लिख देता हूं इसको, ये RP वेक्टर, ये देखो मल्टीप्लाई में RP वेक्टर माइनस RI वेक्टर। तो RP वेक्टर माइनस RI वेक्टर, इस तरह से देखो इसको हम नोट कर सकते हैं। तो ये हमारा फाइनल फॉर्म आ गई है, ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन या मल्टीपल चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन आ गया। तो इस तरह से देखो हम इसको लिख सकते हैं। चलो ठीक है ना। तो बाकी कोई क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई ज्यादा काम की नहीं है। थ्योरेटिकली कोई अगर ऐसे क्वेश्चन पूछे कि मल्टीपल चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड को वेक्टर फॉर्म में इलाबोरेट करो, एक बार आ चुका है बोर्ड में क्वेश्चन, है ना, 3 मार्क्स में, कि मल्टीपल चार्जेस अगर रखे उनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वेक्टर फॉर्म में उसको इलाबोरेट करना था, उसको पूरा डिराइव करना था। तो पूरा ना ये इस तरह से कर सकते हो ना। अगर मान लो 3 मार्क्स में था तो पहले तुम जो KQ R वेक्टर बाय R क्यूब जो हमने डिराइव किया पहले उसको भी ला के दिखा दो, है ना, और फिर इसको कर दो पूरा, है ना। 3 मार्क्स में, 2 मार्क्स में है तो डायरेक्टली यहीं से शुरू कर सकते हो। जनरली ये 3 मार्क्स में ही क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो वेक्टर फॉर्म भी पहले डिराइव कर दोगे, है ना। कहाँ से शुरू करोगे, KQ बाय R स्क्वायर R कैप से शुरू करोगे, और उसके बाद R वेक्टर बाय R क्यूब, और अगर चार्ज ओरिजिन पे नहीं हो तो फिर, और उसके बाद इसको लिख दो। ठीक है, इस तरह से इसको एक्सप्लेन हम कर सकते हैं।
तो ये हमने बात की, पूरी थ्योरी की बात की कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज में क्या क्या चीज़ें रहती है। अब प्रैक्टिस टाइम है ना। अब हमने क्या करना है, न्यूमेरिकल्स की बात करनी है पॉइंट चार्ज की वजह से। ठीक है, तो बड़े आसान आसान पार्ट है यहाँ भी। न्यूमेरिकल बिल्कुल वैसे ही है जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड वाले थे। स्टार्ट करते हैं, पर प्लस की वजह से फील्ड आवेदी चार्ज और माइनस की वजह से फील्ड टुवर्ड्स द चार्ज, ये सबसे बड़ा डिफरेंस है। इसमें गलतियाँ करते हैं काफ़ी लोग क्वेश्चंस करते टाइम, तो बड़ा ध्यान से इस बात को ध्यान रखना है कि पॉजिटिव अगर चार्ज है तो फील्ड विल बी अवे दी चार्ज, उस पॉइंट से दूर जाती हुई, और अगर पॉइंट चार्ज नेगेटिव है तो फील्ड विल बी टुवर्ड्स द चार्ज। तो क्वेश्चंस की स्टार्टिंग हम करते हैं, पहला क्वेश्चन वेक्टर फॉर्म वाली पार्ट से करते हैं, बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन जैसा Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर के टाइम हमने एक पॉइंट चार्ज से दूसरे चार्ज पे फोर्स निकाला था। तो क्वेश्चन लिखो आगे, ये तुम्हें खुद ही करना है। देखो इसका सॉल्यूशन और आंसर मैं ग्रुप पे पोस्ट करूंगा क्योंकि ये सिंपल क्वेश्चन है, ऐसा कर भी चुके हैं हम। कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड, कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन वेक्टर फॉर्म, कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन वेक्टर फॉर्म ड्यू टू -2 नैनो कूलम चार्ज, ड्यू टू -2 नैनो कूलम चार्ज placed at point 1,1, placed at point 1,1 at point 2,3, at point 2,3 ना। क्वेश्चन समझा दूं मैं, -2 नैनो कूलम कहाँ पे रखा है, 1,1 पे रखा है, और इसकी वजह से किस पे फील्ड निकालनी है, 2,3 पे फील्ड निकालनी है। तो थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। जिसकी वजह से फील्ड निकालनी है, जिसकी वजह से फील्ड निकालनी है वहीं से वेक्टर शुरू होगा। तो रफली कहीं भी तुम मान सकते हो, ये पॉइंट हमने बोला 1,1 और ये पॉइंट कहीं मान लो रफली ऐसे है ना, कोई एग्जैक्ट बनाने की जरूरत नहीं है। ये 2,3 ये है हमारा पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन जिसपे फील्ड कैलकुलेट करनी है। तो जिसकी वजह से फील्ड निकालनी है वहां से वेक्टर शुरू करेंगे और इस पे टर्मिनेट कर देंगे। फिर क्या लगाओगे, E विल बी इक्वल टू KQ R वेक्टर अपॉन R³ लगाओगे। बोलो क्लियर है बात। जब ऐसे कोई कोऑर्डिनेट वगैरह हो तभी लगाओ, अदरवाइज तुम सीधे KQ बाई R² लगा देंगे अभी। सही है। आर वेक्टर क्या होगा, ये होगा आर वेक्टर, जिसकी वजह से वहां से वेक्टर शुरू होगा। आर वेक्टर विल बी फाइनल माइनस इनिशियल, आर वेक्टर विल बी 2 - 1 मतलब आई कैप, और ये 3 - 1 मतलब 2j कैप, ये आर वेक्टर होगा। आई कैप प्लस 2j कैप पुट कर दो आर वेक्टर, और ये नीचे क्या हो जाएगा, R³ हो जाएगा। और Q की वैल्यू साइन के साथ -2 × 10⁻⁻⁹ पूरा पुट होगा। और K की वैल्यू क्या पुट कर दोगे, K की वैल्यू होती है 9 × 10⁻9। R का क्यूब करना है, मतलब वेक्टर का क्यूब का मतलब क्या होता है, हमेशा उसके मैग्नीट्यूड का क्यूब करना है। या R³ का मतलब ये जो तुमने निकाला पहले इसका मॉड कर लो। मॉड क्या होगा बताओ, √1² + 2², और उसका फिर नीचे क्यूब कर दो, R वेक्टर एज इट इज पुट कर दो। इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड पूछे तो, मैग्नीट्यूड पूछेंगे तो क्या कर देंगे, इसका मॉड कर देंगे, है ना। उससे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसको बताना, देखो पूरा सॉल्व करना, मैं आंसर इसका बताऊंगा तुम्हें। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड, कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। ठीक है, पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो इसमें ना तुमने सॉल्व करना है। देखो मैं बना रहा हूँ अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन। ये देखो, ये पॉइंट P इसके अंदर इधर, और ये देखो यहाँ पे एक Q चार्ज, और ये देखो ये एक रखा है 2Q चार्ज, इधर देखो रखा है एक -Q चार्ज, और इससे जो सेपरेशन है वो है देखो x, ये भी सेपरेशन देखो क्या दिया है x, और ये भी सेपरेशन देखो क्या दिया है x दिया है। P पॉइंट पे मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों बतानी है। P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों बतानी है ना। तो पहले देखो तुम सॉल्व कर लो, फिर मैं सॉल्व कराता हूँ। देखो इसको कर लो सॉल्व, एक बार पॉज कर लो स्क्रीन और इसको सॉल्व कर लो। देखो फिर, है ना। तो ये P की वजह से, तो बताओ अब वेक्टर डायग्राम सही से बनाना। देखो वही सबसे मेन है। ये देखो इसको 1 नाम दे दो,
इसको 2 नाम दे दो और इसको 3 नाम दे दो। तो अब बोर्ड में अगर लिख रहे हो तो थोड़ा इज्जत से लिखेंगे, है ना। तो देखो पहले क्या करो, ईपी वेक्टर नेट फील्ड एट पी, ईपी वेक्टर विल बी इक्वल टू EP1 EP2 EP3, ये लिख दिया, बहुत बढ़िया। अब देखना, देखो 1 बाय 1 लिख रहा हूं मैं, है ना। हम KQ/R² वाली फॉर्म में लगाएंगे, उसमें चार्ज का कोई साइन नहीं पुट करना, डायरेक्शन खुद से अपने आप से देख लेंगे। लेफ्ट है तो नेगेटिव आई कैप और राइट है तो पॉजिटिव आई कैप, ठीक। तो बताओ -Q की वजह से इस पॉइंट पे फील्ड किधर आएगी, लेफ्ट में आएगी। लेफ्ट में आएगी तो क्या लिखना है बोलो, चार्ज का कोई साइन नहीं पुट करना, हम KQ/R² की फॉर्म लगा रहे हैं। वो RQ वाली फॉर्म कब लगानी है, जब ऐसे कोऑर्डिनेट्स वाले क्वेश्चन होता है। तो KQ/R², KQ/X², और बोलो डायरेक्शन किधर आ रही है, -I। इधर नहीं साइन कोई पुट किया है, इधर चार्ज का क्या पुट किया है, केवल मैग्नीट्यूड। ऐसे ध्यान रखना इसको, K mod Q/R², ऐसे ध्यान रख सकते हो इसको, ठीक है। ये मॉड रहता है। तो KQ/X² -I कैप, EP2 बोलो, EP2 का मतलब पॉइंट पी पे 2 की वजह से फील्ड। बताओ इस पॉइंट पी पे 2 की वजह से, प्लस की वजह से फील्ड क्या होती है, आवेदी चार्ज। प्लस की वजह से आवेदी चार्ज का मतलब ऐसे, या फिर यहाँ +1 कूलम सोचो, +1 कूलम पे फोर्स इसकी वजह से किधर लगता, वही क्या होगी, इसकी वजह से यहाँ फील्ड की डायरेक्शन होगी। तो ये देखो, इसके बाद देखना, देखो प्लस KQ/X² बोलो, इसकी वजह से फील्ड भी तो लेफ्ट में ही आ रही है, इसकी वजह से फील्ड लेफ्ट में आ रही है, तो क्या लगाएं, -I कैप। अब 2Q का नंबर है, 2Q की वजह से फील्ड लेफ्ट डायरेक्शन में। बताओ 2Q की वजह से फील्ड आवेदी चार्ज इस पॉइंट पे देखना है, तो अगर यहाँ +1 कूलम होता तो 2Q ने क्या किया होता, उस पर रिपल्शन लगाया होता लेफ्ट डायरेक्शन में। किधर लगाओगे, लेफ्ट में लगाओगे। कितना आने वाला है, KQ अपॉन डिस्टेंस का ध्यान रखें, पॉइंट P और 2Q के बीच की डिस्टेंस 2x का होल स्क्वायर, और लेफ्ट डायरेक्शन में इसका मतलब क्या हो गया, -I कैप हो गया। क्लियर हो गई बात। इसको थोड़ा सॉल्व कर लें, सिंप्लीफाई कर लें। तो ये देखो KQ/X² और I कैप हमारे लिए कॉमन आ रहा है। फिर क्या आ रहा है, देखो 1 + 1 और क्या +1/4। इतनी बात सभी को क्लियर है। तो देखो कितना आंसर आ गया, KQ/X² -I कैप, और ये देखो 2 + 1/4। तो ये कितना आया आंसर, KQ/X², ये 8 और ये 9/4 -I कैप। ये आंसर हो जाएगा। बोलो क्लियर है इतनी बात, है ना। इतनी बात सभी लोग समझ रहे हैं। तो इस तरह से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। नोट कर लो इसको। सेकंड क्वेश्चन नोट करो, स्टेटमेंट है, देखो नोट करो अपने नोटबुक में। ये करना है, देखो तुमने खुद से। 4 point charges are placed, 4 point charges are placed on a circle having equation x² plus y² equal to a², x² plus y² equal to a²। first charge have value q, first charge have value q and placed at a, 0, and placed at a, 0, and other charges have value -q, position 0, a, कॉमा लगा देना, -q, पोजीशन 0, a। फिर देखो 2q पोजीशन -a, 0, 2q पोजीशन -a, 0, -2q पोजीशन
0, माइनस ए, 0, माइनस ए। कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट, कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर ऑफ सर्कल, कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर ऑफ सर्कल, ब्रैकेट में लिखो बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। मतलब आंसर आई कैप जे कैप के टर्म में बताना है, ठीक है। आंसर जो है आई कैप जे कैप के टर्म्स में बताना है। तो ये तुमने करना है, देखो सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। ये क्यू चार्ज और ये माइनस क्यू चार्ज और ये रहा पॉइंट P और ये रहा पॉइंट कुछ M ले लिया ना, मिड पॉइंट है कुछ ये, और इसके इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ठीक है। ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो M इज मिड पॉइंट, ठीक है। M इज मिड पॉइंट। और ये ट्राइंगल कैसा है? ये ट्राइंगल है इक्विलेटरल ट्राइंगल, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल, और M जो है मिड पॉइंट है, ठीक है। ये करना है, देखो P और M दोनों पे निकालना है, ठीक है। P पे भी निकालना है और M पे भी निकालना है। EP तो है ही, वो तो हमने लिख के रखा है ऊपर, और M पे भी कैलकुलेट करना है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ये देखो ये स्क्वायर, और इसमें क्या करना है, इसमें ये P सेंटर है ना, ये सेंटर ऑफ स्क्वायर है। इसमें भी हमें क्या निकालना है? EP निकालना है। सब मैग्नीट्यूड ही निकालने हैं इन सब में ना, जहाँ वेक्टर नहीं लगाया ना उन सब में क्या बताना है हमें? केवल मैग्नीट्यूड ही बताना है। तो ये EP निकालना है ना, P पॉइंट पे फील्ड निकालनी है। इसके बाद देखो, यहाँ लिख रहा हूँ मैं, इसको नोट कर सकते हो तुम। ये Q, ये -2Q, ये है पॉइंट P, ठीक है। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। इसमें डायरेक्शन किस तरह से बतानी है ये मैं तुम्हें बता देता हूँ। देखो इसमें, देखो ये ट्राइंगल PQR मैंने बना दिया ट्राइंगल, और ये जो है इसकी जो साइड, ये भी इक्विलेटरल ट्राइंगल ही है ना, इक्विलेटरल ट्राइंगल, ये भी इक्विलेटरल ट्राइंगल है। ये R, इसमें जो डायरेक्शन बतानी है वो ऐसे बतानी है कि ये जो PR लाइन है, ये जो PR लाइन है उससे कितने एंगल पे होगी इलेक्ट्रिक फील्ड। ये जो PR लाइन है, ये जो PR लाइन बना रखी है उससे कितने एंगल पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, इस पॉइंट पे, इस फॉर्म में बताना है, ठीक है ना। पूरा डिटेल में करेंगे, इसका सॉल्यूशन है, बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है ना। तो ये न्यूमेरिकल है, थोड़ा सा डिटेल में इसको करेंगे, जैसे बोर्ड में पूरा इज्जत से करते हैं हम, पूरा अच्छे से पूरा स्टेप्स लिखे, वैसे ही थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे, है ना। तो बाकी आंसर मैं बताऊंगा, देखो इसका ये करो, देखो एक तो, इसके बाद में देखो ये देखो ना, इसमें ये देखो ये Q, ये देखो -2Q चार्ज, ये Q चार्ज, ये -3Q, ये भी -3Q, ये चार्ज 5Q और ये चार्ज भी 5Q, और ये क्या है? रेगुलर हेक्सागन। इसकी एज लेंथ क्या दे रखी है? इसकी एज लेंथ दे रखी है A, ठीक है। इसकी साइड लेंथ भी हमें क्या दे रखी है? इसकी साइड लेंथ भी हमें A दी हुई। नोट करो देखो इसको। तो इतनी बात देखो क्लियर है ना। तो ये सारे जो है, ये सारे क्वेश्चन जो हैं हमने सॉल्व करने, है ना। तो ये सारों के आंसर तुम कैलकुलेट करो।
तो इनके जो है सॉल्यूशंस मैं तुम्हें ग्रुप पे सेंड करूंगा। आसान आसान क्वेश्चन है, इसको मैं थोड़ा तुम्हें और समझाऊंगा ना, इसको अगले लेक्चर में मैं और एक्सप्लेन करूंगा, तुम इसको करके रखना है ना। मैं इस लेक्चर के सॉल्यूशन से स्टार्ट करूंगा, बाकी क्वेश्चन आसान है, वो तुम्हें सॉल्यूशन से डायरेक्टली समझ में आ जाते हैं। ठीक है, तो दैट वाज ऑल अबाउट दिस लेक्चर।